नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। लोकतंत्र में न्यायपालिका को अंतिम उम्मीद माना जाता है, लेकिन क्या सियासत ने अब अपनी सहूलियत के हिसाब से अदालत के फैसलों को तोलना शुरू कर दिया है? दरअसल मामला कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती से जुड़ा है। कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया, उन्हें सजा हुई तो कांग्रेस हमलावर है। आरोप सीधे हैं, बीजेपी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और न्यायपालिका के फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आता है जब यही न्याय प्रणाली मुकेश मल्होत्रा को राहत देती है, तब कांग्रेस के सुर बदल जाते हैं। तब न्यायपालिका की निष्पक्षता की कस्में खाई जाती है और इसे सत्य की जीत बताया जाता है। आज इसी विरोधाभास पर होगी बड़ी बहस। क्या कांग्रेस का यह दोहरा रवैया जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है? और क्या बीजेपी वाकई संस्थाओं पर दबाव बना रही है, या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? इसी पर चर्चा शुरू करें, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लगते जा रहे हैं। पहले मुकेश मल्होत्रा के अधिकार सीमित किए गए, अब राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुना दी। इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को महज कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देख रही है। पार्टी का आरोप है कि जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी विधायकों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले विधायकों के अधिकार छीने जाते हैं, फिर उनके खिलाफ पुराने मामलों को हवा दी जाती है, और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रहलाद लोधी का उदाहरण दिया, जहां 2 साल की सजा के बावजूद उनके अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। यही नहीं, कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के मामले का भी जिक्र कर कई सवाल उठाए। आप ये देखिए कि राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। अब आप कल्पना करिए कि प्रहलाद पटेल को, जो पवई से विधायक है, उनको 2 साल की सजा है, उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगी, लेकिन मल्होत्रा के वोट के अधिकार पर रोक लग गई। याद हो तो कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए थे, और अब राजेंद्र भारती के मामले को वो बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। लेकिन अब इस पोस्ट को देखिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव लिख रहे हैं कि पीसीसी संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में सिखाने में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत से अनजान है। एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों की खबर तक नहीं है, लगातार विकेट गिर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो 1 वोट और कम, मतलब 63 से 62 ही रहे। पनौती कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही, यानी कांग्रेस नेता ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपराधिक अराजक तत्वों का संगठन बन गया है। चाहे मुकेश मल्होत्रा का मामला हो या राजेंद्र भारती का मामला हो, न्यायालय में पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस के विधायकों ने अपराध किया, और ये लंबे समय से चल रहे मामले में कांग्रेस के विधायक को सजा हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को क्यों पार्टी विधायक बनाती है। मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के विधायकों पर लगातार आ रही कानूनी चुनौतियों ने पार्टी की रणनीति को झटका दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से 1 सीट भी फिसल सकती है, और शायद ये वजह है कि पार्टी हर कार्रवाई को सियासी चश्मे से देख रही है। खैर, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राजेंद्र भारती अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और क्या उन्हें वहां से कोई राहत मिलती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सियासत के बड़े खेल का अहम हिस्सा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या न्याय और कानून की परिभाषा सिर्फ हार और जीत से तय होगी? दूसरा सवाल, क्या फैसला पक्ष में आए तो न्याय और विपक्ष में आए तो साजिश? और तीसरा सवाल, राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपना नजरिया क्यों बदलते हैं? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो सिम्पी जी, सबसे पहले आप ही के पास कि जब मुकेश मल्होत्रा का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तो आप इसे न्यायपालिका की जीत बताते हैं। लेकिन राजेंद्र भारती का मामला तो विशुद्ध आपराधिक मामला है और उसमें आपको लगता है कि ये षड्यंत्र हो रहा है या बीजेपी के कहने पर हो रहा है, जो कि मुकेश नायक जी तो ऐसे ही कहते नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि न्याय आपके पक्ष में है तो वो न्याय है, और अगर आपके खिलाफ है तो वो अन्याय हो जाता है? आदरणीय मनोज जी, पहली बात तो ये कि हम ना तो ऑनरेबल एमएलए एमपी कोर्ट पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। वो तो खैर कांग्रेस पार्टी का अधिकार भी नहीं है। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी से हम प्रश्न जरूर करेंगे। आप देखिए, जब 2024 में जो 2 असेंबलीज में बाई इलेक्शंस होने थे, उससे ठीक पहले आपने वो जरूर ब्रेकिंग न्यूज सुनी होगी कि एक तरफ तो जो रावत साहब है उन्हें बीजेपी मंत्री पद का प्रलोभन दे रही है, दूसरी तरफ ये न्यूज आ रही थी कि जो राजेंद्र भारती जी हैं उनकी भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। बकायदा एक पूरी की पूरी न्यू ज्वाइनिंग टोली बना दी थी बीजेपी ने। नरोत्तम मिश्रा जी उसके संयोजक थे और दावे हो रहे थे। ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें कहीं 2.5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं 4 वो लाख साढ़े लोग साढ़े ज्वाइन चार कर लाख का रहे दावा है हैं। अब तो। हाँ, 4.5 लाख लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो आप ये बताइए कि बीजेपी जो है वो मतलब क्या करना चाह रही है? क्या वो विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म करना चाह रही है? और ये सारे जो मुद्दे हैं, इनके निर्णय कब निकल कर आ रहे हैं? जब राज्यसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, क्योंकि मैजिकल आंकड़ा जो है वो 58 का है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं। तो पहले तो ये प्रलोभन देती है कांग्रेस के नेताओं को, दल बदल कराने का प्रयास करती है। जब ये देख लेते हैं कि राजेंद्र भारती जैसे लोग अपनी निष्ठा का समर्पण करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये विपक्षी दल के नेताओं के पीछे कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं न्याय प्रकरणों में उलझाने का प्रयास कर देती है। और ये कैसे भी कोशिश करती है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ो। और अभी हमने केरला के वो निर्वाचन अधिकारी का लेटर भी देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सील लगी हुई थी। तो देखिए प्रश्न जी, एक तरफा नहीं ना, सतीश सिकरवार हो, संजय शर्मा हो, तेंदुखेड़ा वाले, सुधा सिकरवार हो, सुमन सिकरवार हो, ऐसी फेरिस्त आपके यहाँ भी कम लंबी नहीं है। तो ये क्या सब लालच में गए या विचारधारा से एकदम प्रभावित हो जाते हैं? क्योंकि इधर टिकट कटता है, उधर एकदम विचारधारा उनको अच्छी लगने लगती है आपकी, या आपकी से टिकट कटता है तो उनको बीजेपी की विचारधारा अच्छी लगने लगती है? नहीं, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का उदाहरण मत दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी तो उदाहरण दीजिए ना। वहां पर भी तो प्रहलाद लोधी है, वहां पर भी तो निर्मला सप्रे है, वहां पर भी तो विजय शाह जी है। क्या इनके ऊपर न्यायिक प्रकरण नहीं बनते हैं? आप ये बता दीजिए, जो प्रहलाद लोधी है उनकी तो विधानसभा सदस्यता शून्य हो गई थी, उनके ऊपर 2 साल की सजा थी, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट उन्हें स्टे दे देती है और वो स्टे से क्या कर रहे हैं, वो तो पुनः विधायक बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी पाक साफ है, इन्होंने अनुमति दे दी विजय शाह पर ये तो कोर्ट ने करा होगा ना भाई। कोर्ट तो गुण दोष के आधार पर करती है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि संजय पाठक जो कभी आपके यहाँ थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है कि उन्होंने 443 करोड़ का जो उनके जुर्माना लगाया था, उसमें उन्होंने जज विशाल मिश्रा को प्रभावित करने के लिए फोन कॉल किए थे। कोर्ट ने कहा है कि आप इनके खिलाफ FIR करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ऐसा तो है नहीं ना कि मनोज जी बिल्कुल ही पाक साफ हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्हें तो किसी तरह से डराया धमकाया नहीं जाता है। लेकिन ये कांग्रेस के विधायकों की कहीं ना कहीं किसी तरह की कमजोरी ढूंढते रहते हैं, और जहां इन्हें लगता है कि कोई भी न्यायिक हिरासत के अंदर किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस का विधायक डराया जा सकता है तो ये डराते हैं। संजय पाठक जी को भी तो ये एक ऐसी पार्टी सिम्पी जी जो दावा करती है कि जिन्होंने अंग्रेजों को जिन्होंने देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, अंग्रेजों को डरा के भगा दिया, वो भाजपा से डरती है।
बिल्कुल भाजपा से नहीं डरती मनोज जी। हमारे जैसे निष्ठावान गांधीवादी कांग्रेसी तो आज भी कांग्रेस के अंदर ही हैं, और हमारे जैसे तमाम ऐसे कांग्रेसी हैं जो गांधी जी के आदर्शों और विचारों पर चलते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रलोभन या डर से बीजेपी ज्वाइन न कर सकते हैं और न कभी करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो लेकिन महत्वाकांक्षी ये लोग होते हैं, ये जिनकी पहचान भी तो निष्ठा में आपको करना होगी ना कि अगर 4 दशक 3 दशक से जो आपकी पार्टी मलाई खाता है और सत्ता जाती है वो दूसरी पार्टी के नाव में सवार हो जाता है और आप उसको पहचान ही नहीं पाते कि बगल में मनोज उसकी जी, कब विचारधारा बदल गई, कब उसका हृदय देखिए मनोज परिवर्तन हो जी, गया। मनोज जी, ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों की पहचान तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है ना। 2018 में जब कमलनाथ जी वो की तो कर सरकार लेती है बनी ना, थी जो तो आपका ऐसा महत्वाकांक्षी है वो बिल्कुल उनको नहीं कर पहचान कर पाती है। लेती है नहीं, और ऐसा उनको ले बिल्कुल जाती नहीं है। कर पाती है। नहीं नहीं मनोज जी, ये तर्क हम इसलिए नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि 2018 में कई ऐसे सिटिंग एमएलए थे या कई ऐसे बीजेपी के निष्ठावान पदाधिकारी थे जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, बाकायदा कांग्रेस के मैं वही टिकटों तो के कह रहा हूँ ऊपर ना चुनाव कि भी लड़े हैं ये और जब उसके आपके बाद वो वापस बीजेपी में चले गए हैं। हाँ, ऐसे कई नाम है। दीपक जोशी सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी तो योगेश गुप्ता जी भी आपकी पार्टी से है, लेकिन गुप्ता जी अब तो वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको नहीं, प्रलोभन देते हो और कानून आपके विधायकों पे भी एडीआर की रिपोर्ट हम देखें तो बहुत सारे विधायकों पे आपके दर्जनों पर आपराधिक मामले हैं, लेकिन मामले कार्रवाई उन्हीं पे हो रही है दूसरी पार्टी के विधायक, और आप तीसरी सीट हथियाना चाहते हैं इसके माध्यम से। वो प्रलोभन देते हैं। तो आप तो कांग्रेस में रहे हैं, तो आपको क्या बीजेपी ने प्रलोभन दिया है क्या? देखिए मनोज भाई, सिंपी जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का यूज किया, गांधीवादी। आजकल कांग्रेस में गांधी भी बहुत तरह के हैं। कौन सी गांधीवादी विचारधारा? तो जो मूल गांधी थे वो तो कांग्रेस कब की खत्म हो गई। दूसरी बात, ये राजेंद्र भारती जी वाला जो मामला है, अगर सिंपी जी ने आज का प्रमुख समाचार पत्र पढ़ा हो या मुकेश नायक जी ने इसको पूरे संज्ञान में लिया होता तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के वक्तव्य ना मुकेश नायक देते ना सिंपी जी उनको। नहीं, यही तो हमने सवाल ही किया था क्या उनसे है, जी। 2012 का ये परिवाद है जो 2015 में भोपाल ग्वालियर एसपी एमपी एमएलए कोर्ट में आया। तत्पश्चात जो भी सुनवाई हुई उससे असंतुष्ट होते हुए राजेंद्र भारती जी ने स्वयं इसको रेफर किया दिल्ली की राउस एमपी एमएलए कोर्ट में। उनकी खुद की डिमांड थी जी। अक्टूबर 2025 में वो मामला दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में रेफर हुआ और उसका वर्डिक्ट कल आया। कांग्रेस पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भरमार है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मुकेश मल्होत्रा का जो आपने अभी नाम लिया था, कुछ ही दिन पूर्व उन पर भी इसी प्रकार की कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की गई थी। संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस हमने तो प्रहलाद पटेल पवई के वालों का भी नाम लिया है जो सिंपी ने जिक्र किया है जी। उनके ऊपर जो न्यायालय का वर्डिक्ट है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया है या न्यायालय पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। कानून अपना काम करता है, कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहती है। कहने का तात्पर्य कांग्रेस पार्टी अपने, लेकिन वो टाइमिंग, वो आपकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं ना कि राज्यसभा का चुनाव नजदीक है, आपके नेता कह रहे हैं कि तीसरी सीट पे भी उम्मीदवार उतारेंगे, जैसा हमने बिहार में देखा, उड़ीसा में देखा, हमने हरियाणा में देखा। तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आप ये संख्या बल 58 से कम करने के प्रयास में लगे हैं। नहीं, ऐसा कांग्रेस सोच सकती है क्योंकि 63 पर ये लोग हैं और आगे आने वाले 2028 के चुनाव में ये बिलो 50 के अंदर नजर आएंगे क्योंकि इन लोगों का लोकतंत्र जनतंत्र पर भरोसा रहा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है नहीं, जनता के बीच में इनकी पकड़ है नहीं। एसी कमरों पर बैठकर ये लोग प्रशिक्षण शिविर और मुंह चलाते चैनलों पर बैठकर, तो उससे चुनाव नहीं जीते जाते। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपनी बाइट में स्वीकार किया है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं, और कांग्रेसी हल्ला मचाए हुए हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज है, लाइनें लग रही हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता कमलनाथ जी को ना हो क्योंकि उनको तो गैस का भाव भी नहीं पता होगा, लेकिन सिंपी जी जवाब देना चाहेंगे आपकी, जो आपके नेताओं आरोप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये कि जो आदरणीय
जो आदरणीय योगेश गुप्ता जी पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं मामले की, वो तो आदरणीय मुकेश नायक जी को भी पता है और हमें भी पता है। और ये जो कह रहे नहीं हैं पता ना आपको? कि ये 3 साल की जो राजनीतिक FD थी, अपराधियों आपको की, क्या पता है? नहीं अच्छा, इस मामले की जड़ क्या है? एक मिनट जरा बताइए। योगेश जी, अभी मेरा समय है, आप बीच में बोल रही है, मेरा समय। नहीं नहीं, दोनों बारी बारी से बोलेंगे तो हमें मुझे बोला लगेगा है, अच्छा। हमें बोला गया है, जी हमें जी बोला सिंपी गया है, जी, हम सिंपी बीच जी में आप नहीं जवाब बोल रहे दीजिए, फिर मनोज आऊंगा जी। योगेश भाई में आपका। जी सिंपी जी। सुनिए ना योगेश जी, हमें इनसे ये बोला गया पूछिए, मेरा है निवेदन और है, इस मामले का मुख्य विषय क्या है, इतना पूछिए। हाँ, भूमि विकास बैंक मामला है। और जो FD है वो राजेंद्र भारती जी की माता जी के नाम पर बनी हुई है, हमने बता दिया। अब हमारा समय नष्ट ना जी जी बोलिए। हाँ जो सिंपी जी। 27 साल, सुनिए ना, इस 3 साल के लिए थी, इस मामला जो है 3 साल के लिए थी। अभी 27, देखिए फिलहाल ये मामला 27 साल का हो गया। अब आपके प्रश्नों का हमने सारा उत्तर दे दिया। नहीं नहीं, अब मूल प्रश्न का आप उत्तर अपनी देंगे, बात दीजिए। रखिए सिंपी जी। जी हाँ मनोज जी, पहली बात जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के यहाँ पर अपराधियों की भरमार है, तो ADR रिपोर्ट के अनुसार तो 51 विधायक आपके यहाँ पर हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामलों की भरमार है। इस पे आप लोग कुछ नहीं बोलते। नहीं, 3 दर्जन आपके भी हैं वो तो। मनोज जी, हम मगर भारतीय जनता पार्टी के बराबर तो नहीं है ना। अरे तो संख्या उनकी उनकी संख्या, उनके अरे हैं, उनकी इस पर संख्या और ये लोग आपकी नहीं संख्या में बोलते भी तो मनोज अंतर जी। है ना। अरे वही बिल्कुल संख्या बल में अंतर है, हम ये मानते हैं, लेकिन हमारे यहीं से तो संख्या ले जा के अपने यहाँ पर संख्या बढ़ा रहे हैं। इस बात की तो, इसको भी तो आप मानिए। और दूसरी बात ये है, हमने आदरणीय न्यायालय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। हम सिर्फ जो निर्णय मैं आपको कहेंगे तो वो मुकेश नायक जी का बयान फिर से सुनवा देता हूँ। और उन्होंने तो निर्मला सप्रेली की कहा है कि वो निर्लज्ज, एक जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? नहीं मनोज जी, निर्मला सप्रे जी की जहां तक बात है, तो आप ये बताइए, हमने जुलाई 2024 में दल बदल की याचिका विधानसभा में दायर करी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी विधानसभा स्पीकर्स को यह हिदायत दी है कि ऐसे मामलों में रीजनेबल टाइमिंग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 1.5 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये अपने कांग्रेस आप पार्टी ने निष्कासन क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने उनका निष्कासन क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कह रही है कि वो कांग्रेस की सदस्य नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें क्यों नहीं कांग्रेस जाते? पार्टी को उनका पॉइंट टू बी निष्कासन करना नोटेड चाहिए इज था, दैट किया मिस्टर गया। मनोज गुप्ता कि भारतीय जनता पार्टी डरती है और आपने निर्मला सप्रे को उसका अपना निर्मला सदस्य सप्रे जी कहने का से इसलिए बच निष्कासन क्यों रही नहीं है किया? मनोज कल जी। उन्होंने हम न्यायालय आपके में बीच में स्वीकार नहीं किया बोले थे मनोज कि जी, हम तो विपक्ष की कांग्रेस बात के आप नहीं विधायक हैं। रखने दे। योगेश जी, विपक्ष को अपनी बात रखने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी निर्मला सप्रे के ऊपर दाव नहीं खेलना चाहती, क्योंकि जिस तरह रावत जी हार गए थे, ये बहुत अच्छे से वेल अश्योर्ड है कि निर्मला सप्रे भी हार जाएगी, क्योंकि मनोज जी दल बदलुओं को जनता भी पसंद नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। चलिए योगेश जी, छोटा सा जवाब, फिर फिर प्रदीप भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी योगेश जी। देखिए, कुल मिला के माननीय MP MLA कोर्ट का वर्डिक्ट है, और इसका जो भी निराकरण होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। लेकिन अगर इनको 1951 एक्ट के तहत यदि 2 साल की सजा आज हो जाती है, तो ये 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, इनकी विधायकी भी रद्द होगी। तो फौरी तौर पर कांग्रेस और उनके न्यायपालिका से जुड़े हुए नेताओं को ये सोचना चाहिए कि कदम क्या उठाया जाए। तो मतलब ये मान ले कि ये मान ले इसका राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, ये बड़ा दिलचस्प, आप लगातार एक पत्रकार के तौर पर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमेशा जो संवैधानिक संस्था है या जुडिशियली, उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि मुकेश नायक जी ने जो कहा कि ठीक है, जब ये प्रलोभन से नहीं होता है, इससे नहीं होता, धमकाने से नहीं होता, तो फिर न्यायालय से हो जाता है, क्योंकि वो तो बनी जनता के लिए है। लेकिन जो उनका टोन था, वो आप बहुत कुछ कह रहा था। देखिए मनोज जी, ये काफी गंभीर मामला है और बहुत पुराना मामला है। जब ये भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे, उनकी माता जी उसकी सदस्य रही। बिल्कुल, हाँ, उसके ये तो पहले सब इन्होंने एक संस्था बनाई, और संस्था बनाने के बाद उसमें धोखाधड़ी कर करके और इन्होंने लाभ अर्जन लिया। तो ये जानते हुए कि ये क्राइम है, और उसको जानते हुए इन्होंने ये किया, तो मुझे लगता है कि न्यायालय के ऊपर है ये सारी चीजें, और न्यायालय ने अपना निर्णय, जो सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, 2 साल की सजा दी। लेकिन अभी न्यायालय ने एक बड़ी अच्छी इनको व्यवस्था दे दी है कि आप हाई कोर्ट जाइए। उस दिन 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में ये निर्णय लिया जाएगा। अगर इनके पक्ष में निर्णय आता है तो ये विधायक बने रहेंगे। अगर इनके विपक्ष में निर्णय आता है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी
खुशखबरी की बात है। और नरोत्तम मिश्रा जी के जो नवग्रह का स्थापना की है वो कहीं ना कहीं उनके फायदेमंद साबित होगा। तो आने वाली समय में राजनीति किस कर्मठ बैठेगी ये 1 हफ्ते बाद आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए कि हाई कोर्ट पूरा जो निचली अदालतों ने जजमेंट दिया है उसको देखेगा, समझेगा, सुनेगा और उसके जो सबूत है, तथ्यों के आधार पर वो फैसला लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर देखिए ये तो क्राइम तो है, किया है, इसके इनके ऊपर धाराएं भी है और ये भले ही ये कहे कि राजनीतिक षड्यंत्र से किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना मामला होने के नाते ये अभी फैसला आया है और इस फैसले का अगर हाई कोर्ट इनके विरोध में फैसला दे देता है तो मुझे लगता है कि फिर से चुनाव होंगे और इनको सजा होगी, साथ में ये 6 महीने तक दोबारा चुनाव भी नहीं हो सकते। लेकिन प्रदीप जी ये भी है ना कि जो मुकेश मल्होत्रा का मामला है तो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो पेचीदगी तो भी बची हुई है ना, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पेचीदगी बची हुई है और इसमें आपको बता रहे हैं कि ये सारे जितने भी ये सारे प्रकरण है पिछले उसमें आप देखिए 2-2, 3-3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, न्यायालय ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अभी कोर्ट के ऊपर है निर्धारित। अब ये जब न्यायालय से फैसले आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसके पक्ष में जा रहा है मामला, क्योंकि ये बहुत पुराना भारती जी का बहुत पुराना मामला होने के नाते अभी ये निर्णय आया। ये पहले आ सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में आया है जब नवग्रह की स्थापना भी नरोत्तम मिश्रा जी ने करा दी और उसके बाद आया तो लोग उससे जोड़ते हुए, लिंक करते हुए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजेंद्र भारती के लिए ये दिक्कत की बात। जी गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, समय की कमी, थोड़ा सा जवाब फिर सिंपी जी। हाँ, समय की कमी के चलते मैं आपने एक चुटकी ली थी तो उसी का चुटकी का जवाब चुटकी से देना चाहूंगा। शायद दिग्विजय सिंह जी को अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने कहा मैं दोबारा राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये अंदेशा तो बेचारे सिंधिया जी को पिछली बार भी था, इसलिए सरकार चली गई थी। जी सिंपी जी। देखिए, सिंधिया जी को तो ये भी अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उनकी ताजपोशी हो जाएगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत दुख की बात है मनोज जी कि आजकल गोला लगा के ढूंढना पड़ता है कि सिंधिया जी खड़े कहाँ हुए हैं। और अगर यही कांग्रेस में होते तो जहां राहुल कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री को गोला लगा के ढूंढना पड़ता है आपके यहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री को भी गोला लगा के ढूंढना पड़ता है। लेकिन सिंपी जी, ये आंखें भी आप ही लोगों की तेज है, बुद्धि और ज्ञान भी नहीं, लेकिन सिंपी जी ये गोला भले आपका ना लगाना पड़े, लेकिन आपके नेता ही कह रहे हैं कि हमको जीतू पटवारी जी मिल नहीं रहे। लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, तीनों मामले अलग हैं, क्योंकि निर्मला सप्रे पहली ऐसी विधायक होंगी शायद जो कह रही है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस कह रही हमारी नहीं है, बीजेपी उनको अपना नहीं रही है। मुकेश मल्होत्रा का मामला तकनीकी था, लेकिन राजेंद्र भारती का मामला आपराधिक है। लेकिन तीनों को क्लब करके राज्यसभा से जो जोड़ा जा रहा है, इसका फैसला हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका सिंपी जी, योगेश जी और प्रदीप जी। तो सियासत का सिलेक्टिव सच है, क्योंकि सियासत की नज़र में न्याय का चश्मा अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलता रहता है। जब फैसला पक्ष में आए तो न्यायपालिका लोकतंत्र का सजग प्रहरी बन जाती है, और जब कानून अपना काम करे और फैसला खिलाफ आए तो उसे साजिश का नाम दे दिया जाता है। राजेंद्र भारती को मिली सजा हो या मुकेश मल्होत्रा को मिली अंतरिम राहत, कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, राजनीतिक बयानों से नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेताओं के इस दोहरे मापदंड से आम जनता का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम नहीं होगा? क्योंकि संस्थाएं किसी दल की नहीं, देश की होती हैं, और अगर हम अपनी हार में संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करेंगे तो हम लोकतंत्र की नींव को ही कमज़ोर करेंगे। अदालतें तथ्यों पर चलती है, नैरेटिव पर नहीं। तो उम्मीद है कि राजनीतिक दल हार और जीत से ऊपर उठकर न्यायपालिका के सम्मान की परंपरा को जीवित रखेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।